हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th केमिस्ट्री से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सोनिकोट की अभिक्रिया, इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। जल्द ही ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। इस टॉपिक को मैंने क्लास 12th में, चूँकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो बायो ले लेते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स का परसेंटेज रहता है जो कि मैथ लेकर अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो बायो वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनको जो है इंटीग्रेशन या फिर हिंदी में कहें तो हम समाकलन में बहुत ही दिक्कत आती है। तो बायो के स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ताकि जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, यानी समाकलन करना पड़ता है, तो उसमें कोई दिक्कत ना रहे। तो चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो शून्य कोट की अभिक्रिया है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी यहाँ पर हम क्वेश्चन उठ रहा है कि हमको डिफिनेशन बतानी है, यानी शून्य कोट की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो आप बता सकते हैं कि जब अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो वह शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अब इसी बात को मैं यहाँ पर रिटर्न में भी लिख देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर सकें। आप देख सकते हैं जो परिभाषा मैंने अभी आपको ओरल में बताई थी वो मैंने यहाँ पर रिटन में लिख दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। मैंने बताया था जब अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो वह शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपकी डिफिनेशन हो जाएगी शून्य कोट की अभिक्रिया की। इसी क्रम में हम लोग शून्य कोट की अभिक्रिया का समीकरण यानी व्यंजक प्राप्त करने के लिए डेरिवेशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप यहाँ से डेरिवेशन रहेगा इसका, आप इसको अच्छे से समझिएगा, अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ ही रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक स्थिर ताप पर शून्य कोट की अभिक्रिया मान लेंगे। हम लोग लिखेंगे माना स्थिर ताप पर शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है। हम लोग ने एक अभिक्रिया मान लेंगे कि शून्य कोटि की एक अभिक्रिया स्थिर ताप पर निम्न है। अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अगर हम एक इस तरफ अभिकारक ले लें और उसका हम क्या करें, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग इसको हीट दें तो हमको क्या होगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा, एक उत्पाद अभिकारक है जिसको हम लोगों ने उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट दिया और ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसकी दर अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि अभिक्रिया जो ये दी गई है इसकी दर क्या होगी, अभिक्रिया की दर को हम लोग लिखते हैं dx अपॉन में dt से। अगर इसकी दर लिखना चाहें तो हम लोग दर लिखते हैं अभिक्रिया की दर dx अपॉन में dt, जो कि समानुपाती होगा सांद्रण a के 0 घात के। तो हम लोग अगर दूसरी डिफिनेशन शून्य कोट की अभिक्रिया की बनाना चाहें तो हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं कि अभिकारक अणुओं, ये जो a है ये अभिकारक अणुओं की सांद्रता, ये जो कोष्ठक दिख रहे हैं ये सांद्रता को प्रेजेंट करते हैं, शून्य घात के समानुपाती होती है। अभिकारक की सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता A जो शून्य घात है इसके समानुपाती होती है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर A की घात 0 है, तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर x की घात 0 है तो वहाँ पर हम लोग 1 मान लेते हैं। तो हम लोग इसको dx अपॉन में dt को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे। ये समानुपाती का चिन्ह उसी प्रकार से चलता रहेगा। अगर आप लोग समानुपाती हटाएंगे यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन में dt इज इक्वल टू में k इंटू में 1, क्योंकि ये 1 चलता रहेगा a की घात 0 का। अगर हम इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dt इज इक्वल टू में k। अब आप देख सकते हैं dx अपॉन में dt इज इक्वल टू k है, तो हम लोग dt को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और इसको समाकलित कर देंगे, यानी इसका समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू में k इंटू में dt। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि
समाकलन करने पर जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो dx है यहाँ पर कुछ नहीं है इसके आगे, तो हम लोग 1 मान सकते हैं। और ये dx के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर k जो है यहाँ पर dt के सापेक्ष करेंगे तो k क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर भी 1 हम लोग रख देंगे और ये dt के सापेक्ष समाकलित कर देंगे। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जब हम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे थे तो यहाँ पर अगर समाकलन होता था 1 का और dx के सापेक्ष तो वो हो जाता था x प्लस में c, और अगर वहाँ पर समाकलन यहाँ पर भी वही होता था कि समाकलन 1 का dt के सापेक्ष तो वो हो जाता था t प्लस में c, यानी c क्या हो जाता था यहाँ पर एक समाकलन स्थिरांक हो जाता था। तो वही वहाँ यहाँ पर भी वही हो जाएगा, क्योंकि 1 के सापेक्ष है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x, dx का हो गया x और इज इक्वल टू में हम प्लस c ना लिख करके समाकलन स्थिरांक हम लोग यहाँ पर c मानेंगे, फिर यहाँ पर भी c मानेंगे, फिर उन दोनों के लिए हम अलग एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो उसको ना लिख करके हम लोग यहाँ पर इसका 1 का समाकलन dx के सापेक्ष x कर देंगे और यहाँ पर k और इसका t का हो जाएगा t और प्लस में पूरा ही समाकलन स्थिरांक यहाँ पर c रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो c है, c समाकलन स्थिरांक है। अगर हमको इस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं तो हमको c की वैल्यू की आवश्यकता होगी। तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर हम लोग t को 0 कर दें और x को 0 कर दें तो हमें c की वैल्यू पता चल सकती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे t और x के स्थान पर, तो यहाँ पर x की जगह 0 हो गया, इज इक्वल टू में k इंटू टी की जगह पर भी 0 लिख देंगे प्लस में c। तो ये k 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, यानी c इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो हम c की वैल्यू इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, c की वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो आप अगले स्टेप में देखिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 क्या थी, x इज इक्वल टू में k इंटू में t प्लस में c, और c की वैल्यू कितनी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी 0। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू में k इंटू टी प्लस में c की वैल्यू 0 रख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू में k t हो जाएगा। अगर हम लोग t को इधर शिफ्ट कर दें तो लिख सकते हैं k इज इक्वल टू में x अपॉन में t। तो यहाँ पर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक हो जाएगा, जहाँ पर k क्या है, समाकलन जो k है वो वेग स्थिरांक है। तो हम लोग लिख सकते हैं जहाँ k वेग स्थिरांक है, जहाँ पर k जो है वो वेग स्थिरांक है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक हो जाता है, मात्रक बराबर में हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकेंड इनवर्स जो है इसका मात्रक हो जाएगा। आई होप ये डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के डेरिवेशंस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।